तो आइए अब बात करते हैं ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का, जो कि अंडर सेक्शन 326 ऑफ द कंपनीज एक्ट में बताया गया है ना। ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, इसका मतलब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स जो हैं वो तो अपने जगह हैं, वो तो नॉर्मल प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हो गए। अब ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं, मतलब उनके भी पहले किसी को देना है, इज़न्ट इट। तो आइए इसके बारे में सिंपल तरीके से अगर बात करें तो आप मेरे को बताइए सबसे पहले कि क्या ऑर्डर है। अगर क्रेडिटर्स का ऑर्डर का हम बात करें, जो हमारे लाइबिलिटीज़ हैं उनके ऑर्डर का बात करें, तो किस ऑर्डर में हम लोग पेमेंट करते हैं क्रेडिटर्स को, बताइए, है ना। हम लोग क्रेडिटर्स को, हम लोग लाइबिलिटीज़ का पेमेंट जो करते हैं वो किस ऑर्डर में पेमेंट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का पेमेंट करते हैं, है ना। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का पेमेंट करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग पेमेंट करते हैं क्रेडिटर्स सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्जेस का, है ना। और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर जो हैं वो इसके बाद लेते हैं पेमेंट, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, है ना। रहा बात क्रेडिटर्स सिक्योर्ड बाय फिक्स चार्ज का, तो जो फिक्स चार्ज से सिक्योर्ड है वो अपने एसेट से सिक्योर्ड है, बाकी सारे एसेट्स के लिए वो अनसिक्योर्ड है। वो किधर खड़े हैं, वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में खड़े हैं। हाँ, जब उनका पर्टिकुलर एसेट से रियलाइजेशन होगा वो जाएंगे, जाकर के उसका पैसा रख लेंगे, है ना। अदरवाइज वो किस में खड़े रहेंगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में खड़े हैं और अपना पैसा डिमांड करते हैं। तो इन दैट केस अगर हम बात करें तो क्रेडिटर्स सिक्योर्ड बाय फिक्स चार्ज, ये अपने एसेट से सबसे पहला राइट रखते हैं। जैसे अगर समझ लीजिए हम लोग बोलते हैं कि कोई प्लांट एंड मशीनरी से सिक्योर्ड है, स्पेसिफिकली प्लांट एंड मशीनरी से सिक्योर्ड है, तो इन दैट केस प्लांट एंड मशीनरी से जब पैसा आएगा तो सबसे पहले इन्हीं को मिलेगा, है ना। लेकिन अगर डेटर से पैसा आएगा, स्टॉक से पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट से पैसा आएगा, बिल्डिंग से पैसा आएगा, है ना, तो उस केस में वो किसको मिलेगा, वो सबसे पहले प्रेफरेंशियल को, फिर उसके बाद क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्जेस को, फिर अनसिक्योर्ड को। हाँ, आप बोलेंगे कि ये जो क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फिक्स चार्ज है वो अपने एसेट से सिक्योर्ड की तरह बिहेव करेंगे, बाकी सारे एसेट्स के लिए वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं। बात समझ रहे हैं। तो क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फिक्स चार्ज अपने एसेट से क्या है, सिक्योर्ड क्रेडिटर हैं, और बाकी सारे एसेट से अनसिक्योर्ड हैं वो, तो इसलिए अनसिक्योर्ड में बैठे रहेंगे। इट्स जस्ट लाइक वो लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन जैसे ही उनका अपना एसेट से रियलाइजेशन हुआ वो कूद करके जाएंगे और पैसा लेकर के रख लेंगे, उसके बाद फिर आकर के यहाँ बैठ जाएंगे लाइन में, इज़न्ट इट। फिर अपना एसेट से आया तो जा करके सबसे पहले क्लेम कर लेंगे, और बाकी एसेट्स के लिए वो बैठे इधर लाइन में, है ना। जब बटेगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के बीच में तो वो भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स बन करके बैठे रहेंगे, बट ऑब्वियस जब तक उनका लाइबिलिटी का पेमेंट नहीं हो जाता है तब तक, है ना। इसका मतलब हम लोग का ये ऑर्डर है जो हम लोग पढ़ चुके हैं जब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स जब हम लोग बना रहे थे, तब हम लोग ये सब बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग का बात आ रहा है ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का, क्योंकि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स तो हम लोग सेक्शन 327 में देख चुके हैं, है ना। अभी हम लोग देखेंगे सेक्शन 326, और उसके जगह पर हम लोगों ने उसके लिए जगह ब्लैंक रखा है यहाँ पर। बात समझ रहे हैं यहाँ पर अब क्या बोलता है सेक्शन 326, है ना। वो बोलता है क्या, किसको सबसे पहले दो, ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, इनको सबसे पहले दो, जो कि सेक्शन 326 में कवर्ड हैं, ठीक है। तो इसमें कौन आ रहे हैं, आइए ध्यान से इसी को समझने का कोशिश करते हैं। आज हम लोग का डिस्कशन ये है ना। एक नया चीज़ बीच में घुस गया है, तो बोलता है सबसे पहले वर्कमैन ड्यू को दो। सबसे पहले ये ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल किसका है, वर्क्समैन ड्यू का है, ठीक है। वर्क्समैन ड्यू को सबसे पहले दो। सबसे पहले मतलब इन सबसे पहले
इन सब से पहले जितने लोग इधर है ना, सबसे पहले किसको दो? वर्कमेंस ड्यू को दो। समझ रहे हैं? आप ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल का बात कर रहे हैं, मतलब प्रेफरेंशियल, क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्जेस, अनसिक्योर्ड, इवन इफ क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फिक्स चार्ज, सबसे पहले किसको दो? वर्कमेंस ड्यू को दो। मतलब जो वर्कमैन है, मतलब वर्कमैन नाम ही से समझ में आ रहा है, ऐसे तो बेसिकली सेक्शन 2S ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है उसमें जो डेफिनेशन है वर्कमैन का, वही डेफिनेशन हम लोगों को कंसिडर करना है कंपनीज एक्ट में भी। लेकिन जहाँ तक बात है, ऐसे समझिए सिंपल तरीके से, जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो मजदूर इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनको जो ड्यूज़ रहेगा वो क्या कहलाएगा? वर्कमेंस ड्यू कहलाएगा। पढ़ लेंगे हम लोग, है ना, एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है वर्कमेंस ड्यू क्या क्या है। ठीक है, तो अभी हम लोग एकदम सिंपल तरीके से इसको पहले समझने का कोशिश करते हैं, दिमाग में बैठाएंगे, उसके बाद आराम से सेक्शंस भी देख लेंगे। ठीक है, तो वर्कमेंस ड्यू का मतलब हुआ वर्कमैन को जो उधार है पैसा, है ना, सबसे पहले वर्कर का जो वेजेस उधार है उसका पेमेंट करो। उसके बाद और किसी का बात करना, कोई और को मत देखो, इवन इफ किसी को मत देखो, किसी को नहीं, इन सबको किसी को मत देखो, सबसे पहले किसको पेमेंट करो? वर्कर्स का ड्यूज़ का पेमेंट करो। ये कंपनीज एक्ट बोलता है, ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 नहीं बोलता है ना, वहाँ पर कोई ऐसा वर्ड नहीं है। इसीलिए आप वर्कमेंस ड्यू का जो बात कर रहे हैं वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से बात कर रहे हैं, सेक्शन 326 के हिसाब से बात कर रहे हैं। क्लियर है? सेक्शन 326, 327 ये कंपनीज एक्ट का सेक्शन है, इसीलिए यहाँ पर ही रेलिवेंट होगा। आईबीसी में इसका कोई लेना देना नहीं है। खैर हम लोग को अभी पढ़ना भी नहीं है, फाइनल में पढ़ना है, बट ये ध्यान रहे। तो क्या बोल रहा है? सबसे पहले किसको दो? वर्कर्स को दो, उनका जो आउटस्टैंडिंग है उनका पेमेंट करो, उनका सैलरी, वेजेस, कंपनसेशन, है ना, हॉलीडे रेमुनरेशन मतलब लीव इनकैशमेंट, ये सबका पेमेंट आप सबसे पहले उनको करो। क्लियर है? इन सब के पहले, गॉट इट? और वो भी कौन सा बोलता है क्या कि सबसे पहले जो भी वर्कमेंस ड्यू है वो भी फॉलन ड्यू विद इन 2 years फ्रॉम नहीं, प्रायर टू the winding up date। तो फॉलन ड्यू विद इन 2 years प्रायर टू द वाइंडिंग अप डेट, मतलब जिस दिन वाइंडिंग अप हो रहा है उस दिन से 2 साल पहले के अंदर का। वाइंडिंग अप डेट नहीं लिखते, वाइंडिंग अप ऑर्डर लिखे, ऑर्डर, वाइंडिंग अप ऑर्डर, है ना। मतलब जब वाइंडिंग अप ऑर्डर आया, उस वाइंडिंग अप ऑर्डर के 2 साल पहले के अंदर का जितना भी वर्कमेंस ड्यू है, क्या क्या वर्कमेंस ड्यू, क्या क्या, इन द नेचर ऑफ वेजेस, है ना, प्लस आपका कमीशन, प्लस आपका compensation, under the Industrial Dispute Act, plus holiday remuneration। ठीक है, इन सब का क्या क्या का जो वेजेस है, बेसिक डीए, है ना, जो वेजेस है वो प्लस कमीशन, है ना। वर्कर को अगर किसी प्रोडक्शन के नंबर ऑफ यूनिट्स पर कमीशन होगा, या वर्कर को और कोई एक्टिविटी के बेसिस पर कमीशन होगा, वर्कर जल्दी काम किया हो तो उसको कोई कमीशन दिया गया होगा। तो वेजेस प्लस कमीशन प्लस कंपनसेशन अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट प्लस हॉलीडे रेमुनरेशन, इन सब को आपको सबसे पहले पेमेंट करना है, किसी का ध्यान नहीं देना है ना, ना
कोई अमाउंट है ना और कुछ का लिमिट है। ये 2 साल के अंदर जो भी ड्यू हो रहा है विद इन 2 years प्रायर टू द वाइंडिंग अप डेट, जिस दिन वाइंडिंग अप हुआ है, मान लीजिए डेट ऑफ वाइंडिंग अप है, डेट ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर है मान लीजिए 16 जुलाई 2021, तो 16 जुलाई 2021 के 2 साल पहले के अंदर, मतलब अगर समझ लीजिए बात करते हैं इस डेट से 2 साल पहले के अंदर तक जाइए, इसका मतलब क्या होगा, इस डेट से 2 साल पहले के अंदर अगर हम लोग जाएंगे, दैट मीन्स आपका ये हो जाएगा 16 जुलाई 2019 से ले करके 15 जुलाई 2021 तक हो गया 2 साल। ये 2 साल के पीरियड में जितना भी आपका वर्कमेंस ड्यू है, किस नेचर का, वेजेस, कमीशन, कंपनसेशन अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट एंड हॉलीडे रेम्यूनरेशन, जितना भी है वो सब के सबको आंख बंद करके सबसे पहले दीजिए। इवन इफ अभी जो हम लोग एग्जाम्पल ले रहे थे किसका, इवन इफ एग्जाम्पल ले रहे थे एक प्लांट एंड मशीनरी से सिक्योर्ड क्रेडिटर का, वो सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी से पैसा मांगता है, इजंट इट। प्लांट एंड मशीनरी से रियलाइज हुआ, सबसे पहला क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फिक्स चार्ज लेगा, जो हम लोग के एग्जाम्पल में अभी था। अब लेकिन इस पर्टिकुलर सेक्शन 326 के आने के बाद क्या होगा, प्लांट एंड मशीनरी से अगर आपका पैसा आएगा तो इन दैट केस सबसे पहले फिर इसको नहीं मिलेगा, किसको मिल जाएगा, वर्कमैन ड्यू को। और वो भी कौन सा वर्कमैन ड्यू को, जो 2 साल पहले के अंदर में ड्यू हुआ है, वो भी किस नेचर का, वो भी वेजेस, फिर कमीशन, फिर कंपनसेशन अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, फिर हॉलीडे रेम्यूनरेशन। ये सब का सब जो भी 2 साल पहले के अंदर ड्यू हुआ है, आंख बंद करके सबसे पहले दे दो आप उसको, और किसी को मत पूछो, इनको भी मत पूछो, इन सबको भी मत पूछो, उनको दे दिया। देने के बाद अब जो भी वर्कमैन ड्यूज़ है, अब जो भी वर्कमैन ड्यूज़ है, और भी तो वर्कमैन ड्यूज़ होगा, वर्कमैन्स ड्यूज़, ठीक है। और साथ ही साथ जो ये वर्कमैन ड्यूज़ है, फिर आप उसका पेमेंट करो, है ना, फिर आप उसका पेमेंट करो। तो आप बोलेंगे भाई इसका तो पेमेंट कर दिया ना, अरे बाबा अभी तो 2 साल तक का किया है, पुराने वाले 2 साल का किया है, और वो भी इन सब नेचर का, है ना। लेकिन पुराने वाले 2 साल के पहले का भी तो हो सकता है कुछ आउटस्टैंडिंग, है ना, उनको दो फिर। इज दिस क्लियर? उनको दो, किससे दो, कोई भी एसेट है उससे दो, मतलब पहले वर्कमैन ड्यू पूरा पेमेंट करो, ठीक है। पहले क्या करो आप, वर्कमैन ड्यू पूरा पेमेंट करो। ध्यान से सुनिएगा, तोड़ करके समझा रहे हैं, इसलिए डिस्कनेक्ट मत होइएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आएगा, बट जैसे ही सब कुछ कंप्लीट होने लगेगा, क्लियर होने लगेगा, इसलिए छोड़ना नहीं है बीच में। तो सबसे पहले इन सब नेचर का जो वर्कमैन ड्यूज़ है वो उसको पेमेंट करो आप। इज़ दिस क्लियर? जो 2 साल पहले के अंदर आया है। उसके बाद उसके पहले का जो भी वर्कमैन ड्यूज़ है वो सब को उठाओ और उसको पेमेंट करो। तो आप बोलेंगे सर इसी में जोड़ देते ना, क्यों बिना मतलब का है? नहीं, ये जो वर्कमैन ड्यूज़ है अदर्स मतलब इसके अलावा मतलब जो 2 साल में ड्यू नहीं हो रहा है, 2 साल के पहले का, प्लस जो इन सब नेचर का नहीं है, कभी भी ड्यू हो रहा हो, जैसे पीएफ का पैसा, ग्रेच्युटी का पैसा, ईएसआई का पैसा, और किसी एक्ट के कंपनसेशन का पैसा, वो सब तो यहाँ पर ड्यू नहीं हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पीएफ ये सब आया नहीं आया, पीएफ ईएसआई नहीं आया। तो एम्प्लॉय का अगर पीएफ ईएसआई का पैसा बचा हुआ होगा तो वो 2 साल के अंदर ड्यू हो रहा है, तो उसको पहले रैंकिंग नहीं मिल रहा है। सबसे पहले रैंकिंग किसको मिल रहा है? वेजेस को, कमीशन को, कंपनसेशन अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को, और साथ ही साथ हॉलीडेज रेम्यूनरेशन को। ये 4 चीज़ को क्या हो रहा है, सबसे पहले जगह मिल रहा है ना। और वो भी 2 साल पहले के अंदर जो भी ड्यू हुआ है वो। लेकिन जो अदर्स है, मतलब क्या है, सबसे पहले कंपनसेशन अंडर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट,
एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स। क्या ये सब ऊपर आया? नहीं। कंपनसेशन अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आया। अगर कंपनसेशन अंडर वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट है तो उसको सबसे पहले नहीं देंगे, पहले इन सब का पेमेंट करेंगे, ठीक है। अंडर रिटायरमेंट तो जगह नहीं है, एक मिनट। एक्ट एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स, है ना। एंड ये जो दो चीज़ है, ये दो चीज़ कौन कौन सा, कंपनसेशन एंड अंडर वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट जो है प्लस रिटायरमेंट का बेनिफिट है, ये चाहे 2 साल के अंदर का हो चाहे पुराना हो, कभी का भी हो, ठीक है वो। और उसके साथ साथ क्या, उसके साथ साथ अबव आइटम्स। अबव आइटम्स मतलब ये वेजेस कमीशन ये सब अबव आइटम्स, है ना। फॉलिंग ड्यू प्रायर टू 2 years, प्रायर टू 2 years, प्रायर टू लिखिए वो ज़्यादा अच्छा है। फॉलिंग ड्यू 2 years प्रायर टू, falling due 2 years prior to the winding up date। ठीक है, फॉलिंग ड्यू 2 years प्रायर टू द वाइंडिंग अप डेट। तो जो आपका वाइंडिंग अप डेट है उसके 2 साल पहले जो ड्यू हुआ है, 2 साल पहले के अंदर जो ड्यू हुआ है उसका अलग स्टैंडिंग हो गया, उसके 2 साल पहले जो ड्यू हुआ है वो सेकेंड रैंक में आएगा। तो आप बोलेंगे सर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, क्यों? क्योंकि आपने इन सब को तो फर्स्ट रैंक दे दिया, ये भी तो वर्कर्स का ही ड्यू है और उन्हीं के साथ तो दे रहे हैं। बोलता नहीं, अगर ये आप किसी और एसेट से दे रहे हैं तो चलेगा, आपका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ये क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फिक्स चार्ज वाले एसेट से दे रहे हैं, एसेट के पैसे से दे रहे हैं, तो इन दैट केस क्या होगा, ये जो वर्कमैन ड्यू है प्लस सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ड्यूज जो है ये आपका प्रोपोर्शनेटली होगा, ठीक है, पेड प्रोपोर्शनेटली। ठीक है, क्या होगा, पेड प्रोपोर्शनेटली। मतलब क्या हुआ इसका, इसको समझने का कोशिश कीजिए। आइए अभी क्या होता है, एक एग्जाम्पल लेते हैं तो समझ में आएगा आपको ठीक से, है ना। क्या है, आइए एक जल्दी से एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे समझ लीजिए वर्कमैन ड्यू है, वर्कमैन्स ड्यू है, मान लीजिए विद इन 2 years का है 2 लाख, एंड प्रायर टू 2 years है ₹5 लाख। टोटल वर्कमेंस ड्यू है कितना, 7 लाख का, ठीक है, जिसमें से 2 लाख रुपया का 2 साल के अंदर का है और 5 लाख रुपया का और भी पुराना है ना, ये 2 है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अगेन, दैट इज सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है हम लोगों के 10 लाख के, है ना, ये हम लोगों का टोटल पोजीशन है ना। अब मान लीजिए कि रियलाइजेशन फ्रॉम सिक्योरिटी रुपीज 14 लाख। सिक्योरिटी से जो रियलाइज़ हुआ है वो सिर्फ कितना रुपया रियलाइज़ हुआ है, 14 लाख।
अगर हम लोग ऐसे देखें तो ऐसे आराम से इस 14 लाख से सिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट कर दे, वो एकदम हैप्पी और घर चला जाएगा, खुश होकर के चला जाएगा, मज़ा आएगा उसको, है ना। क्यों? क्योंकि उसका तो पैसा पूरा का पूरा रियलाइज हो ही गया भैया। क्यों? कैसे भाई? सिक्योर्ड क्रेडिटर है 10 लाख रुपए का और रियलाइजेशन फ्रॉम सिक्योरिटी है 14 लाख रुपए का, तो इन दैट केस वी कैन वेरी इजीली मेक पेमेंट टू आवर सिक्योर्ड क्रेडिटर एंड दैट ऑल्सो इन फुल, इजंट इट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? लेकिन हियर द प्रॉब्लम इज कि भैया यहाँ पर कौन सामने आ गया? यहाँ पर आ गया वर्कमैन ड्यूज। क्या बोला? वर्कमैन ड्यूज। आइए एक बार पीछे चलते हैं। वर्कमैन ड्यूज बोलता है अगर वर्कमैन ड्यू 2 साल पहले के अंदर हो, इन सब नेचर का हो, तो आप उसको सबसे पहले पेमेंट करो। कुछ इधर उधर मत ध्यान दो, कौन है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, कौन है क्या, कोई ध्यान नहीं देना है। आपका किसी से भी पैसा आए, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 साल पहले के अंदर का दो। तो इन दैट केस क्या होगा? हम इधर चलो सॉल्व करते हुए यहाँ पर 2 लेते हैं, वर्कमैन्स ड्यू 2 कॉलम्स बना लेते हैं। क्या बनाएंगे? 2 कॉलम्स, वर्कमैन ड्यू एंड देन आपका सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। 2 कॉलम्स बना लिए एंड इसमें लेते हैं बैलेंस। ठीक है, ये है तो 7 लाख का और ये है 10 लाख का। ठीक है, ये है 7 लाख का और ये है 10 लाख का। तो इन दैट केस क्या होगा? बैलेंस इसका 7 लाख आउटस्टैंडिंग है और इसका 10 लाख आउटस्टैंडिंग है। अब सबसे पहले पेमेंट का बारी आएगा। पेमेंट का बारी आएगा तो द थिंग इज वर्कमैन्स ड्यू शुड बी पेड इन फर्स्ट। कब? कौन सा? वो वाला जो कि 2 साल पहले के अंदर क्या हुआ है? ड्यू हुआ है। तो इन दैट केस 2 साल पहले के अंदर क्या हुआ? 14 लाख तो आया उसका, लेकिन 2 साल पहले के अंदर जो ड्यू हुआ वो 2 लाख का है, तो पहले ये 2 लाख रुपए का पेमेंट कर दो, है ना। इसको कुछ नहीं दोगे। आप बोलोगे भाई इसी का तो सिक्योरिटी रियलाइज हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इनको रैंकिंग मिलेगा। अब बैलेंस इसका 10 लाख है और इसका 5 लाख है ना। अगर हम लोग कैश का भी एक बैलेंस ले लें, कैश का बैलेंस कितना था भाई? कैश का बैलेंस 14 लाख रुपया हम लोगों का आया था, है ना। उसमें से 2 लाख रुपया चला गया। अभी कैश का बैलेंस कितना पड़ा हुआ है? 12 लाख रुपया पड़ा हुआ है। तो अगर अपने पास 12 लाख रुपया कैश है तो उस 12 लाख से हिसाब से तो भाई अभी भी सिक्योर्ड क्रेडिटर के मुंह में पानी आ रहा है ना। बोल रहा है भाई मेरे को तो मिल जाएगा, मेरे को तो मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा भाई? मेरा तो 10 लाख रुपया है, जबकि मेरे ही एसेट से रियलाइज़ हुआ कितने का? 12 लाख रुपीज़ दिख रहा है अभी, तो ये तो पूरा मेरे को मिल जाएगा। नहीं बाबा, अब क्या है? पहला तो क्या था? 2 साल पहले के अंदर वाले का पेमेंट करो। अब क्या है? वर्कमैन ड्यू और सिक्योर्ड क्रेडिटर का राइट पारी पासू रहेगा। मतलब अब क्या है? उन दोनों का राइट उस पर्टिकुलर अमाउंट पर अपने वैल्यू के रेशियो में रहेगा। ठीक है, सिंपल सा प्रोपोर्शनेट रहेगा। इज दिस क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे? ये जो 12 लाख रुपया है इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये जो 12 लाख रुपया है इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अब जो पेमेंट करेंगे, पेमेंट इन द रेशियो ऑफ अमाउंट आउटस्टैंडिंग। अमाउंट आउटस्टैंडिंग दैट इज 1:2 के रेशियो में ये 12 लाख रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट होगा। 1:2 के रेशियो में, यस 1:2 के रेशियो में। तो डिवाइडेड बाय मेरे ख्याल से 4 लाख और 8 लाख आएगा, तो डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 3, है ना। 4 लाख और 8 लाख, 4 लाख मिल जाएगा इसको, 8 लाख मिल जाएगा इसको, और दोनों का दोनों कुछ कुछ पैसा ले करके इस 12 लाख को आपस में बांट लेंगे। ठीक है, अब यहाँ कुछ नहीं बचा, इधर हो गया 4 किधर 2 लाख, इधर हो गया आपका 2 लाख और इधर हो गया आपका 1 लाख, है ना। 2 लाख रुपया इसका अभी भी बैलेंस आउटस्टैंडिंग है और इसका 2 लाख आउटस्टैंडिंग है। ये बंधु 2 लाख रुपया अगर इन जनरल नॉर्मल रूल हो तो 2 लाख रुपया का अब इसको अगर नहीं मिला तो अपने एसेट से सिक्योर्ड होता है, बाकी के एसेट से क्या होता है? अनसिक्योर्ड होता है। तो ये बंधु क्या है? ये तो ऐसे अब बोलता है यार मैं ये वर्कमैन नहीं आता ना तो पूरा पैसा मेरे को ही मिलना था। ये वर्कमैन के चक्कर में 2 लाख रुपया नहीं मिला,
ये जो 2 लाख रुपया नहीं मिला है मेरे को, वर्कमैन के चक्कर में नहीं मिला है, तो इन दैट केस अब क्या होगा, अब ये दोनों का राइट, ठीक है, किसका, सिक्योर्ड क्रेडिटर का राइट और वर्कमैन ड्यू का राइट अभी भी ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल है। ठीक है, चलिए अभी पहले इतना तक को समराइज करते हैं, फिर इसके आगे बढ़ेंगे। चलिए आइए सब कोई, तो सबसे पहले किसको पेमेंट करना है, सबसे पहले पेमेंट करना है हम लोगों को वर्कमैन्स ड्यू का, और वो भी कौन सा वर्कमैन ड्यू का, 2 साल पहले के अंदर फॉल करने वाला ड्यू का। किस किस नेचर का, सबसे पहला नेचर आने का है क्या, दैट इज वेजेस, फिर कमीशन, फिर कंपनसेशन अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, फिर दैट इज आपका हॉलीडेज रेम्यूनरेशन। ये सब का सब जितना 2 साल पहले के अंदर ड्यू हो रहा है वो सारा का सारा क्या कहलाएगा, वो सारा का सारा आपका कहलाएगा वर्कमैन्स ड्यू, और वो भी ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल। सबसे पहले इसी का राइट आएगा, है ना। जब ये 2 साल पहले के अंदर वाले का पेमेंट कर दिए, उस समय किसी को नहीं देखेंगे, जो पैसा आया क्रेडिटर को देने का है, ध्यान मत दो किसको दो, वर्कमैन्स ड्यू को दो। अब क्या होगा, अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट ब्लॉक में, एंड दैट नेक्स्ट ब्लॉक इज, अब बाकी का जो पैसा होगा वर्कमैन्स ड्यू का, किसी भी नेचर का वर्कमैन्स ड्यू का पैसा होगा, वो किससे पारी पासू होगा, वो सिक्योर्ड क्रेडिटर से पारी पासू होगा। मतलब सिक्योर्ड क्रेडिटर और ये दोनों मांगेंगे फिर पैसे को। इज दिस क्लियर। तो इन दैट केस सिक्योरिटी एसेट का अगर सिक्योरिटी से कुछ पैसा रियलाइज होता है तो वर्कमैन ड्यू भी झांकता रहेगा, भैया क्या पैसा आ रहा है, और वो अपना हिस्सा ले लेगा। जैसे ले लिया ना इधर से 12 लाख में से कुछ रुपया ले लिया कौन, वर्कमैन्स ड्यू, और कुछ रुपया ले लिया कौन, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ठीक है, अभी भी वर्कमैन ड्यू का पैसा बाकी है, तो दैट 1 लाख इज स्टिल टू बी ट्रीटेड एज overriding preferential creditors, but at the same time secured creditors shall also be treated as overriding preferential. Why? Because it is only because of workman's due, it is only because of workman's due the secured creditors is not yet been paid fully. तो in that case हम क्या बोलेंगे, वो जो 2 लाख रुपया है that is also to be treated as what, overriding preferential। और फिर ये 2 लाख रुपया क्या होगा, 2 लाख और 1 लाख, अब कोई पैसा और रियलाइज होगा ना दूसरे एसेट से, कोई भी पैसा रियलाइज होगा, तो टू द एक्सटेंट ऑफ ₹3 लाख शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दीज 2 पार्टीज, है ना। कोई भी पैसा रियलाइज होगा किससे, कोई भी एसेट से कोई भी पैसा रियलाइज होगा, तो आपका 2 लाख और 1 लाख मतलब 1:2 के रेशियो में टू द एक्सटेंट ऑफ ₹3 लाख शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दीज 2 पार्टीज। ठीक है, तो वाई सिक्योर्ड क्रेडिटर इज गेटिंग preference, why secured creditor is getting preference here, because it is only because of workman's due secured creditors are not yet paid, isn't it। workman dues के चलते secured creditor को पूरा पैसा नहीं मिला, तो इसीलिए जितना पैसा secured creditor को नहीं मिला workman's due के चलते, उतना रुपया overriding preferential होगा। ठीक है, तो सबसे पहले overriding preferential कौन होगा, वर्कमैन्स ड्यू। कितना रुपया तक, रुपया नहीं, कितना पीरियड तक का, 2 साल पहले के अंदर तक का। कौन कौन से नेचर का, क्या, वेजेस, दूसरा कंपनसेशन अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, कमीशन, हॉलीडेज रेम्यूनरेशन, ये चारों सबसे पहले पेमेंट करो उनको, और किसी को मत देखो, इवन सिक्योर्ड बाय फिक्स चार्ज को भी मत देखो। क्लियर है। फिर किसको पेमेंट करो, फिर बाकी के तरह का वर्कमैन्स ड्यू जो है, स्टिल वी आर टॉकिंग अबाउट ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, तो बाकी का जो वर्कमैन्स ड्यू है दैट शैल हैव रैंकिंग पारी पासू विथ द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, विद द क्रेडिटर्स सिक्योर्ड बाय फिक्स चार्ज। ओके, तो फिर अब उनके साथ प्रोपोर्शनेटली उनको पेमेंट करो एंड क्लियर देम फुल्ली। इफ ड्यू टू एनी रीज़न अभी भी वो पूरा क्लियर नहीं हुआ है, तो इन दैट केस उसको पेमेंट करेंगे, दूसरे और भी कोई एसेट से पैसा मिलता है तो उससे। इज दिस क्लियर। यहाँ पर अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर को किसके चलते, वर्कमैन्स ड्यू के चलते कुछ पैसा नहीं मिल पाता है, किससे, अपने सिक्योरिटी से। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। अगर यहाँ पर क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फिक्स चार्ज को कुछ पैसा नहीं मिल पाता है, किससे नहीं मिल पाता है, अपने एसेट से, तो इन दैट केस हम क्या बोलेंगे, इन दैट केस उतना रुपया जितना वर्कमैन्स ड्यू के चलते क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फिक्स चार्ज को नहीं मिल पाया, उतना रुपया शैल बी रैंक्ड एज ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पारी पासू विथ द वर्कमैन्स ड्यू। यस, समझ रहे हैं,
समझ में आया व्हाट इज ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर? क्लियर है? मतलब ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का मतलब क्या हुआ? ओवरराइड कर रहा है और सबके सबको, है ना, सब पर चढ़ करके पैसा मांग रहा है। कौन? सबसे पहला वर्कमैन्स ड्यू, है ना, वर्कमैन ड्यू सबसे पहले सर पर चढ़ करके पैसा मांग रहा है। फिर किसको देंगे? फिर देंगे वर्कमैन ड्यू और सिक्योर्ड क्रेडिटर को प्रोपोर्शनेटली। किससे? अपने उस एसेट से जो सिक्योरिटी के रूप में रियलाइज हो रहा है। फिर भी अगर कुछ बचा हुआ रहता है तो इन दैट केस वर्कमैन्स ड्यू तो ओवरराइडिंग है ही है थ्रू आउट। रहा बात किसका? रहा बात क्रेडिटर्स सिक्योर्ड बाय फिक्स चार्ज का, जितना उनको पेमेंट नहीं हो सका। किससे? क्रेडिटर्स सिक्योर्ड बाय फिक्स चार्ज का, जितना उनको पेमेंट नहीं हो सका। किससे? वर्कमैन अपने सिक्योरिटी से। किसके चलते? वर्कमैन ड्यूज़ के चलते। वर्कमैन ड्यूज़ के चलते जितना उनको पेमेंट नहीं हो सका, उतना रुपया क्या कहलाएगा? ओवरराइडिंग कहलाएगा। अब किसी भी एसेट से कोई भी पैसा रियलाइज़ होगा, इन लोगों को वेट करना पड़ेगा, इन लोगों को वेट करना पड़ेगा, और वर्कमैन ड्यू एज वेल एज क्रेडिटर्स सिक्योर्ड बाय फिक्स चार्ज का जितना रुपया बचा हुआ है उनको पहले मिलेगा। बात समझ में आया? ये है आपका ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। अभी अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगर हम लोग एक और एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा और क्लियर होगा ये, है ना। फिर हम लोग थ्योरी में जाएंगे, प्रोविज़न को देखेंगे। अभी अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला बात होगा दैट इज़ कि से सिक्योर्ड क्रेडिटर्स लेते हैं, मान लीजिए 5 लाख, ठीक है, 5 लाख रुपीस। उसके बाद है वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी से लेते हैं 4,20,000, है ना। फिर लेते हैं वर्कमैन ड्यू, वर्कमैन्स ड्यू अप टू 2 years रुपीज़ 30,000, ओवर 2 years रुपीज़ 70,000, ठीक है। चलिए, तो अब इसको समझने का कोशिश करते हैं, इससे हम लोग सेटलमेंट करते हैं। आया कितना अपना? इधर 4,20,000 आया। दिस 4,20,000 बिलोंग्स टू क्रेडिटर्स सिक्योर्ड बाय फिक्स चार्ज, है ना। ये सिक्योर्ड क्रेडिटर है, फिक्स चार्ज, है ना। सबसे पहले किसको देने का है? सबसे पहले देना है क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फिक्स चार्ज को। 5 लाख रुपया देने का था, लेकिन आया 4,20,000 रुपया। एक बार इस पर ध्यान मत दीजिए। तो हिसाब से 80,000 रुपया तो ऐसे ही क्या है? अनसिक्योर्ड है, ठीक है, क्योंकि इनको सिर्फ 420 ना इधर से मिल सकता है, बाकी का 80,000 तो मिलना नहीं है। तो 80,000 के लिए तो ये ऐसे भी आंख बंद करके क्या है? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है। हाँ, दे हैव अ राइट ऑफ रुपीज़, राइट टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज़ 4,20,000 इन दैट सिक्योरिटी, है ना। ये इनको मिलना चाहिए था, लेकिन अब कौन आ गया? डॉन, है ना। हम जहाँ से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। कौन बोला? वर्कमैन ड्यू, ये है डॉन। बात समझ रहे हैं? तो पैसा सबसे पहले किसको देना है? सबसे पहले देना है वर्कमैन्स ड्यू को, और वो भी कितना रुपया? 30,000 रुपीज़। चलिए हम लोग बात करते हैं, तीनों को ले लेते हैं यहाँ पर। वर्कमैन्स ड्यू, फिर ले लेते हैं, पहले डाल लेते हैं कैश, चलिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। कैश, फिर वर्कमैन्स ड्यू, फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, है ना। बैलेंस बताइए कितना कितना है? बैलेंस है 4,20,000 कैश में, वर्कमैन्स ड्यू है 1 लाख, है ना, और ये है 5 लाख, ठीक है, ये है 5 लाख। ये 3 हम लोगों का आउटस्टैंडिंग्स है। लेकिन सबसे पहले किसको क्या देना है? सबसे पहले देना है पेमेंट 2 साल के अंदर का वर्कमैन्स ड्यू को। 30,000 दे दो भाई इनको, है ना। फिर क्या बैलेंस रह रहा है? इनको कुछ नहीं मिला, इनको 30 मिल गया तो 70, इधर बच गया 3,90,000। समझ में आ रहा है बात? ठीक है। अब क्या? अब
अब इस 390 को इन दोनों में बांटेंगे पारी पासू, मतलब इन दोनों में प्रोपोर्शनेटली बांट दीजिए। किस रेशियो में भाई? 570,000 इज टू 5 लाख के रेशियो में, है ना। 70,000 इज टू 5 लाख के रेशियो में बांट दीजिए, या 7:50 के रेशियो में बांट दीजिए इस 3,90,000 को, ठीक है। तो पेमेंट इन द रेशियो ऑफ 7:50। चलो भाई कर लो 3,90,000 का पेमेंट किस रेशियो में? 7:50 में। तो 3,90,000 डिवाइडेड बाई 57 इंटू 7, इट इज़ 47,895। ये मिलना है इसको 47,895, एंड बाकी का मिलना है इसको 3,42,105, इनको मिल जाना, ठीक है। समझ रहे हैं? तो क्या बच गया भाई इनका बच गया 1,57,895, है ना। और इनका क्या बच गया? इनका 70,000 माइनस 47,895, दिस इज 22,105। वर्कमैन ड्यू बच गया 22,105 और सिक्योर्ड क्रेडिटर बच गया 1,57,895। क्लियर है? अब बताइए, सबसे पहला कौन हो गया? ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल। वर्कमैन ड्यू हो गया ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल। पूरा रुपया दो इनको, है ना। इसका मतलब अभी भी ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल कितना बचा हुआ है? अभी भी ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल 22,105 वर्कमैन ड्यू का बचा हुआ है, और दूसरा सिक्योर्ड क्रेडिटर का कितना बचा हुआ है? 157,895। बट क्या ये पूरा का पूरा ओवरराइडिंग है? नहीं, ये पूरा का पूरा ओवरराइडिंग नहीं है। अभी भी बताइए यहाँ ओवरराइडिंग कितना है? ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितना है? ये पूरा का पूरा है 22,105। वर्कमैन ड्यू तो है ही है, इसका कितना है? बोलता है सिक्योर्ड क्रेडिटर का वो पार्ट जो वर्कमैन ड्यू के चलते नहीं मिला, उसको अपने सिक्योरिटी से, क्या सिक्योर्ड क्रेडिटर का वो पार्ट जो वर्कमैन ड्यूज के चलते उसको अपने सिक्योरिटी से नहीं मिला, वो क्या कहलाएगा? वो ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल कहलाएगा। और दूसरे एसेट को से जो भी पैसा दूसरों को पेमेंट करने जा रहे हैं उससे पहले इनको कीजिए। बात समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब क्या है? यू टेल मी, यहाँ पर कितना रुपया इनको नहीं मिला? हिसाब से इनको 4,20,000 रुपया मिल जाना चाहिए था, ठीक है। या फिर लीव डैट, आप इधर देखो ना, इनको जो मिला वो इनको ही मिलना था ना। वर्कमैन्स ड्यू को जो मिला अभी तक वो किसको मिलना था? सिक्योर्ड क्रेडिटर को मिलना था, है ना। तो आप इसको इस तरीके से निकालिए, ये 30,000 रुपया इसको मिल गया, प्लस 47,895 इसको मिल गया। कैन आई से दैट 77,895 हैज़ बीन पेड फॉर वर्कमैन्स ड्यू एंड दैट बिलोंग्स टू एक्चुअली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, है ना। दैट इट शुड बी पेड, या दैट शुड हैव बीन पेड टू किसको? सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। लेकिन नहीं पेमेंट हुआ, तो अभी भी 77,895, ठीक है। क्या है? 77,895 ये अभी भी ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल है, क्योंकि इनको इतना रुपया नहीं मिला किसके चलते? वर्कमैन ड्यूज के चलते, है ना। इसके बाद अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितना है? हम लोग को तो पता है ना कि सिक्योर्ड क्रेडिटर बाय फिक्स चार्ज अपने एसेट से सिक्योर्ड है, बाकी सारे एसेट से अनसिक्योर्ड हैं। तो उस केस में बाकी का अनसिक्योर्ड कितना रहेगा? 80,000। देख लीजिए, इन दोनों का सम टोटल है इतना। क्लियर है? ये हो गया 80,000। चक्कर क्या है? सबसे अच्छा तरीका ये होता है, देखिए आप क्या कीजिए, पूरा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर लीजिए, पूरा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर लेकर के वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी चेक कीजिए। अगर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कम है, अगर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कम है तो हम लोग आराम से बोल सकते हैं कि जितना रुपए का डिफरेंस है वो तो अनसिक्योर्ड की तरह इनको पेमेंट होगा, है ना। ऐसे भी अगर ये नहीं रहता वर्कमैन्स ड्यू, तो 80,000 रुपीज़ आँख बंद करके इनको इधर नहीं मिलता अपने एसेट से, तो ये क्या कहलाते? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, है ना। डेफिशिएंसी जो हम लोग देख चुके हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जब हम लोग बनाते थे तो डेफिशिएंसी दिखाते थे ना, टू बी ट्रीटेड एज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर और टू बी कंसिडर्ड इन लिस्ट ई,
ध्यान है? तो हम लोग का ये किधर जाएगा, ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की तरह कंसिडर होगा और 80,000 उधर चला जाएगा। और बाकी का जो बच गया वो क्या है, बाकी का जो बच गया वो एक्चुअली में इनको मिलना था, बट इनके जगह वर्कमैन ड्यूज को मिल गया। समझ रहे? तो ये हो गया, अभी भी ओवरराइडिंग है, ये दूसरे एसेट से अभी भी मांगेंगे। और रहा बात अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का, वो तो 80,000 है। बोलिए, समझ में आया बात? क्लियर है? समझ रहे हैं? चलिए अभी जल्दी से हम लोग चलते हैं, एक दो और क्वेश्चन बना लेते हैं, पहले ये दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, आपके शीट में ही लास्ट में ये 3-4 क्वेश्चन है। आपके मॉड्यूल में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अमेंडमेंट के बाद उसमें चेंज आया है, लेकिन इंस्टीट्यूट ने उसमें चेंज नहीं लाया है, वो मॉड्यूल में पुराना ही सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसीलिए उसको देख करके परेशान मत होइएगा, है ना। चलिए आइए कोई भी एक क्वेश्चन बना लेते हैं। आइए वर्कमैन्स ड्यू फर्स्ट वाला ही देखते, चारों बना लेते ना। चलिए प्रैक्टिस ही तो करना है हम लोगों को। ओके आप बनाओ ना, मैं पढ़ देता हूँ। वर्कमैन्स ड्यू कितना है, 2 लाख रुपीज़ का। सिक्योर्ड क्रेडिटर कितना है, 8 लाख का। रियलाइजेशन फ्रॉम सिक्योरिटी कितना है, 15 लाख का। जल्दी से बताइए क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, जल्दी से बताइए। मेक द ट्रीटमेंट। इससे इजी क्वेश्चन तो मिलेगा नहीं कभी ज़िंदगी में, है ना। अरे बाबा 15 लाख रुपए आया सिक्योरिटी से, और देने का कितना है, दोनों को मिला भी दें तो 10 लाख रुपया देना है। तो देर इज़ नो प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक पेमेंट टू वर्कमैन्स ड्यू, है ना। वी डोंट नो एक्चुअली दिस वर्कमैन ड्यू हैज़ फॉलन ड्यू विद इन 2 years और नॉट, है ना। ठीक है, 2 years प्रायर टू द डेट ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर और नॉट। तो ये नहीं पता है, फिर भी देर इज़ नो प्रॉब्लम, वी नीड नॉट रिक्वायर टू मेक एनी एजम्पशन इवन। क्यों? क्योंकि बेसिकली हम लोगों का ये जो 2 लाख रुपया है वर्कमैन ड्यू का, ये वर्कमैन ड्यू का 2 लाख रुपया प्लस सिक्योर्ड क्रेडिटर का 8 लाख रुपया, पूरा तो हम इससे पेमेंट कर सकते हैं। तो कर दीजिए ना बाबा, कर दीजिए। 2 लाख रुपया दे दीजिए किसको, वर्कमैन ड्यू को, और 8 लाख रुपया दे दीजिए किसको, सिक्योर्ड क्रेडिटर को, और आराम से 5 लाख रुपया बच जाएगा। वो 5 लाख रुपया किसके लिए है, वो 5 लाख रुपया प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के लिए। उसके बाद बचेगा वो 5 लाख रुपया में से जो बचेगा वो क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फिक्स चार्ज के लिए, बाकी और सब के लिए। समझ रहे? लेकिन पहले 2 लाख रुपया वर्कमैन ड्यू का चला जाएगा और 8 लाख रुपया सिक्योर्ड क्रेडिटर का आ जाएगा। ठीक है, फिर है वर्कमैन्स ड्यू ऑफ रुपीज़ 2 लाख, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स 8 लाख, सिक्योरिटी रियलाइज छोड़िए, सेकेंड वाला छोड़िए, पहले थर्ड आते हैं, थर्ड बनाते हैं ना। चलिए पहले थर्ड फोर्थ बनाते हैं, फिर सेकेंड में आएंगे। आइए वर्कमैन्स ड्यू कितना, 3 लाख। फिर क्या है, आउट ऑफ विच रुपीज़ 1,80,000 इज रिलेटेड टू सब क्लॉज 1 and 2 ऑफ क्लॉज बी ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड हैज़ फॉलन ड्यू विद इन 2 years प्रायर टू द वाइंडिंग अप ऑर्डर। अभी तो हम लोग सिर्फ ये जो प्राय 2 साल पहले के अंदर का जो भी क्या क्या वेजेस, कंपनसेशन अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, फिर क्या आपका कमीशन, फिर क्या आपका हॉलीडे रेम्यूनरेशन, ये सब का सब 2 साल पहले के अंदर में जितना आएगा वो सब का सब क्या कहलाएगा, एकदम ऊपर, है ना, डॉन कहलाएगा। डॉन जिधर है उधर पेमेंट करो सबसे पहले इसका। बाकी का जो 1,20,000 रुपया बचा वो सिक्योर्ड क्रेडिटर के साथ प्रोपोर्शनेटली पेमेंट होगा। कब? उसके सिक्योरिटी से। अगर दूसरे किसी एसेट से पेमेंट कर रहे हैं ना, दूसरे किसी एसेट का रियलाइजेशन से, तो फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर तो क्यों आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ये सिक्योरिटी से पैसा रियलाइज हो रहा है, तो दोनों खड़ा रहता है ना। तो चलिए जल्दी से स्टेटमेंट बना करके बताइए क्या करने का है, जल्दी से स्टेटमेंट बनाइए। स्टेटमेंट का मतलब हो गया कि भाई कितना रुपया किसको पेमेंट करना है इस पूरे के पूरे 5 लाख से जो रियलाइज हुआ है। डू इट।
हो गया। चलो देखते हैं भाई आपने सही बनाया कि नहीं। तो वो चलिए ले लेते हैं हम लोग, वही स्टेटमेंट बना लेते हैं जो अभी तुरंत हम लोग बना रहे थे। इधर ही बनाते हैं ना। आइए, ठीक है। चलिए बैलेंस किस में एक ले लेते हैं कैश, दूसरा ले लेते हैं वर्कमैन्स ड्यू और तीसरा ले लेते हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ठीक है, कैश में 5 लाख है, वर्कमैन ड्यू में 3 लाख है, जिसमें से 1,80,000 2 साल के अंदर का है, और सिक्योर्ड क्रेडिटर मेरे ख्याल से 5 लाख का है ना, 5 लाख का ही है। देख लीजिए भाई इधर 5 लाख का सिक्योर्ड क्रेडिटर, ये 3 लाख का है, और सिक्योरिटीज़ रियलाइज कितने का है, 5 लाख का ही। और रहा बात आपका 1,80,000 2 साल के अंदर का है, तो फर्स्ट पेमेंट क्या होगा, फर्स्ट पेमेंट हो रहा है यहाँ पर, दैट इज़ 1,80,000 का किसको, इनको, है ना, इसको कुछ नहीं मिल रहा है। फिर क्या होगा, इधर बच जाएगा दैट इज़ 3,20,000, फिर इधर बच जाएगा क्या 1,20,000, और इधर बच गया 5 लाख। अभी भी ये बाकी है ना, इनको पेमेंट नहीं मिला है अभी तक सिक्योर्ड क्रेडिटर को 1 रुपये में। अब क्या है, ये 3,20,000 इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना, 3,20,000, क्योंकि 180 तो इसको मिल गया, अब 320 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा किस रेशियो में, दैट इज़ 1.2:5 के रेशियो में। तो चलिए सेकेंड पेमेंट दिखा देते हैं, है ना, इन द रेशियो ऑफ दैट इज़ 1.2:5, है ना। दे दीजिए भाई, 3,20,000 डिवाइडेड बाई 6.2 इंटू 1.2, दैट इज़ 61,935 इसको मिल जाएगा, एंड 2,58,065 इसको मिल जाएगा। तो हमने पूरा 3,20,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, है ना। अब क्या बचा है बताइए, 5 लाख से डिडक्ट कर देते इसको, ये बच गया 2,41,935, इनको नहीं मिला अभी भी। फिर क्या, इधर बच गया कितना, 1,20,000 माइनस 61,935 कितना है, 58,065, इनको अभी भी नहीं मिला, है ना। क्लियर है। अभी जल्दी से मेरे को बताइए कि कितना रुपया ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल रहेगा किसका, और कितना रुपया अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में जाएगा, जल्दी से बताइए। अभी भी ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल कितना है और कितना रुपया अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में जाएगा, ये बताइए जल्दी से। क्योंकि सिक्योरिटी जो इसका सिक्योर्ड क्रेडिटर का था उसका रियलाइज़ हुआ और हम लोगों ने उसको यूज़ भी कर लिया, तो इस क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फिक्स चार्ज वाले का कुछ भी अब नहीं है। अब बेचारा ये ऐसे अगर देखा जाए तो चला जाता किधर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में, बट यहाँ कितना जाएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में और कितना रहेगा इसके साथ, आपको बताना है। बोलिए, चलिए कर लिया होगा आपने क्या, ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, ये 58,065 तो पूरा का पूरा ही ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर रहेगा, और क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फिक्स चार्ज, उनको जितना इनके चलते नहीं मिलाना वो सब का सब क्या होगा, ओवरराइडिंग रहेगा अभी भी, है ना। तो आप मेरे को बताइए, इसको देखने का सबसे सिंपल तरीका ये था कि सिक्योर्ड क्रेडिटर कितने के हैं और कितना रियलाइज़ हुआ उनका सिक्योरिटी से। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर 5 लाख के हैं और उनका सिक्योरिटी से 5 लाख रियलाइज़ हुआ, इसका मतलब उनको पूरा रुपया मिल जाना था। इसका मतलब जो रुपया नहीं मिला, किसके चलते नहीं मिला,
वर्कमैन ड्यूज़ के चलते नहीं मिला, तो ये जो 2,41,935 है ना, ये पूरा का पूरा क्रेडिटर्स जो है वो ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल अभी भी है ना। जितना रुपया उनको किसके चलते नहीं मिला, वर्कमैन ड्यूज़ के चलते नहीं मिला, है ना। देखिए वर्कमैन ड्यूज़ को इतना रुपया मिल गया है ना, और जितना रुपया वर्कमैन ड्यूज़ को मिला किसके हिस्से का, सिक्योर्ड क्रेडिटर के हिस्से का, उतना क्या कहलाएगा, उतना अब सिक्योर्ड क्रेडिटर को दूसरे एसेट से मिलेगा, है ना। अभी भी वो ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल है इन दोनों के लिए, है ना। ये तो हैं ही और ये भी। बोलिए समझ में आया। चलिए इसके बाद वाला जल्दी से 4th नंबर आप बना दीजिए, अब तो तुरंत समझ में आ जाएगा। वर्कमैन ड्यू है 3,50,000 का, आउट ऑफ विच ₹2 लाख इज़ रिलेटेड टू सब क्लॉज 1 एंड 2, वही पुराना 2 साल के अंदर का है। सिक्योर्ड क्रेडिटर है 6 लाख का एंड सिक्योरिटी रियलाइज्ड है 7 लाख का। शो हाउ द अमाउंट रियलाइज शुड बी यूज फॉर मेकिंग पेमेंट्स। हो गया। चलिए आपने कर लिया होगा मेरे ख्याल से। नहीं किया है तो पॉज करके कीजिए और उसके बाद आ करके देखिए कि आपने सही किया है कि नहीं। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्या देखने का है कि सिक्योर्ड क्रेडिटर 6 लाख का है और सिक्योरिटी रियलाइज है 7 लाख का। अगर वर्कमैन्स ड्यूज नहीं रहता तो इन दैट केस सिक्योर्ड क्रेडिटर पूरा पैसा ले जाता। इसका मतलब अगर उनको कुछ नहीं मिलेगा तो किसके चलते नहीं मिलेगा, वर्कमैन्स ड्यू के चलते नहीं मिलेगा, ये डॉन के चलते नहीं मिलेगा, ये सामने आ गया और पैसा लेके चला गया। इज़ दिस क्लियर। अगर ये नहीं रहता तो इनको पूरा पैसा मिल जाता। इन द सेम वे जैसे लास्ट वाले एग्जाम्पल में देखे तो 5 लाख का 5 लाख रुपया तो पूरा मिल ही जाता, बट ये कौन आ गया इधर, वर्कमैन ड्यू आ गया जिसके चलते उसको कुछ रुपया नहीं मिला। तो जितना रुपया नहीं मिला किसके चलते नहीं मिला, वर्कमैन ड्यू के चलते, इसलिए उसको ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल फिर भी बोलेंगे। और वही अगर हम लोग बात करते हैं इसका तो क्या हुआ इधर इसका, अगर इसका बात करें तो सिक्योर्ड क्रेडिटर है 6 लाख का, सिक्योरिटीज़ रियलाइज है 7 लाख रुपए का, तो ये पूरा मिल जाता ना क्रेडिटर को। 7 लाख से तो आराम से 6 लाख का पेमेंट कर सकते थे, बट कौन आ गया, वर्कमैन्स ड्यू आ गया, एंड ड्यू टू दैट वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू मेक पेमेंट टू our secured creditors in full. So whatever amount will be left for creditors secured by fixed charge, that should be given overriding preferential creditors rank, है ना। तो हम लोग इसको भी secured creditor को भी क्या रैंक दे देंगे, overriding preferential creditor का रैंक दे देंगे। ठीक है, तो क्या होगा रिजल्ट, आइए देखते हैं हम लोग। तीनों कॉलम बना लेते हैं, कैश का, वर्कमैन ड्यू का और सिक्योर्ड क्रेडिटर का। बैलेंस क्या है, बैलेंस है कैश का 7 लाख, वर्कमैन ड्यू का 3,50,000 और सिक्योर्ड क्रेडिटर का 6 लाख, है ना। फिर फर्स्ट पेमेंट किसको करना है, फर्स्ट पेमेंट हम लोगों को करना है वर्कमैन्स ड्यू का, और वो भी कितना तक, 2 लाख तक। वर्कमैन ड्यू का कितना, 2 लाख। इसमें इनको कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो क्या बचेगा, 5 लाख कैश में बच रहा है और 1,50,000 इसका आउटस्टैंडिंग है और इसका हो गया 6 लाख। ठीक है। नाउ ये जो 5 लाख रुपया है दैट इज़ नॉट सफिशिएंट टू मेक पेमेंट ऑफ द इंटायर अमाउंट, तो इन दैट केस ऑफ द होल अमाउंट, तो यहाँ पर क्या है 1,50,000 रुपया इसको देना है, 6 लाख इसको देना है, तो वी शुड हैव कितना, 7,50,000 रुपया, बट वी हैव सिर्फ
5 लाख रुपया। तो इन दैट केस क्या करेंगे, इस 5 लाख को ही इस रेशियो में बांट देते हैं, है ना। चलिए बांट दीजिए। सेकेंड पेमेंट किस रेशियो में, दैट इज़ 1.5:6 के रेशियो में। ये पूरा 5 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, है ना। तो 1.5 डिवाइडेड बाई 7.5 है टोटल, है ना, इंटू 5 लाख। अरे ये तो 20% हो रहा है, तो 1 लाख रुपीज़ इसको मिल जाएगा और 4 लाख इसको मिल जाएगा। तो बचेगा इसका क्या, 50,000 और इसका बचेगा 2 लाख, है ना। तो बताइए हो गया ना, यही है। अब ये बैलेंस है अभी। अब हम लोग को चेक करना है कि इसमें ओवरराइडिंग कितना है। अभी तो था, वर्कमैन ड्यू तो था ओवरराइडिंग, शुरू में आकर के ले गया और साथ ही साथ सिक्योर्ड क्रेडिटर का भी कुछ हिस्सा ले गया। अभी जितना रुपया वर्कमैन ड्यू का बाकी है वो तो ओवरराइडिंग है ही है, लेकिन जितना वर्कमैन ड्यू के चलते सिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट नहीं हुआ वो भी आपका क्या है, ओवरराइडिंग है ना। तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर बोलेंगे कि ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितना, ये तो 50,000 होगा ही होगा। और ये चेक करना होगा, अगर मान लीजिए कि ये वर्कमैन ड्यू नहीं रहता तो ये 6 लाख रुपया रहता और हमारा 7 लाख का कैश कलेक्शन हुआ, तो पूरा का पूरा तो हम लोग पेमेंट कर देते सिक्योर्ड क्रेडिटर को। इसका मतलब सिक्योर्ड क्रेडिटर क्या है, सिक्योर्ड क्रेडिटर को पूरा पेमेंट कर देना है ना। सिक्योर्ड क्रेडिटर को अपने को क्या करना है, पूरा पेमेंट कर देना है। बट कौन आ गया, वर्कमैन ड्यू आ गया और अपना हिस्सा ले गया। इसका मतलब सिक्योर्ड क्रेडिटर को जो पेमेंट नहीं मिला वो किसके चलते नहीं मिला, वर्कमैन ड्यू के चलते। तो ये पूरा का पूरा 2 लाख रुपया हमारा क्या होगा, ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होगा, है ना। ऑल्दो वर्कमैन को कितना दिए देखिए तो 3,50,000 में 50,000 अभी उसका बचा हुआ है। इसका मतलब वर्कमैन को कितना दे दिए हम लोग, 3 लाख रुपीज़ दे चुके हैं। तो वर्कमैन को अगर 3 लाख रुपीज़ दे चुके हैं तो उस केस में सिक्योर्ड क्रेडिटर का 2 लाख रुपीज़ ही क्या हो रहा है, ओवरराइडिंग हो रहा है। क्यों, क्योंकि भाई इसका वही बाकी है ना, जितना आउटस्टैंडिंग रहेगा उसी को ना रैंक करेंगे, उसी को ना बोलेंगे क्रेडिटर है मेरा। और इसको 3 लाख का पेमेंट फिर कैसे हो गया भाई, पहले से ही 1 लाख रुपया ज़्यादा था। देख लीजिए 6 लाख की जगह कितना आया था, 7 लाख आया था, तो 1 लाख तो पहले से ज़्यादा था। वो ज़्यादा रुपया तो वर्कमैन्स ड्यू ले ही लिया, एंड अलॉन्ग विद दैट और क्या लिया, 2 लाख रुपया उसके हिस्से का और ले लिया। इसीलिए 2 लाख रुपया ही इसका क्या होगा, ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल होगा। और इसका 50,000 दूसरा कोई एसेट से आएगा कोई भी पैसा, तो किसको पेमेंट करना है, सबसे पहले इसको। क्लियर है। तो चलिए मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आपको ये बात जो हम लोगों ने अभी की, ठीक है। अभी आइए एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, है ना। इसमें क्या है, आइए यहाँ देखते हैं। पहले वर्कमैन्स ड्यू है 2 लाख रुपीज़, फिर है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स 8 लाख, सिक्योरिटी रियलाइज है 6 लाख। सफिशिएंट है, नहीं है, ठीक है। शो हाउ द अमाउंट रियलाइज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, व्हाट वुड बी द पोजीशन ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर फॉर द बैलेंस अमाउंट। भाई हम लोग तो बहुत सारा कुछ देख चुके हैं, ठीक है। बाय द वे ऐसे भी एक बार यहाँ पर देखते हैं कि सिक्योर्ड क्रेडिटर 8 लाख रुपया का है और सिक्योरिटी है 6 लाख रुपीज़ का। इसका मतलब 2 लाख तो उसको ऐसे भी नहीं मिलना था सिक्योरिटी से। तो ये 2 लाख के लिए तो वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है, स्ट्रेट अवे क्या कर दीजिए उसको, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर मान लीजिए कि 2 लाख रुपया यहाँ पर जो इसको पेमेंट नहीं हो रहा है वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की तरह ट्रीट होगा। और ये 2 लाख रुपया मान लीजिए क्या कि वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, ठीक है। अब यहाँ बात समझ में आ गया मेरे ख्याल से। अब बाकी का जितना रुपया उसको नहीं मिलेगा वो हम क्या बोल देंगे, वो हम बोल देंगे भाई कि वो आपका ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल है। किसके चलते नहीं मिला, वर्कमैन्स ड्यू के चलते नहीं मिला। क्लियर है। तो अब सवाल ये उठता है, चलिए अब वर्कमैन ड्यू दिया हुआ है 2 लाख रुपया। नाउ टेल मी कि इस 2 लाख रुपया में 2 साल के अंदर का कितना है, इस 2 लाख रुपया में 2 साल के अंदर का कितना है, क्या पता है कुछ,
नहीं पता है, तो हम लोगों को अजम्पशन करना पड़ेगा, है ना। हम लोगों को क्या करना है, अजम्पशन करना पड़ेगा। कुछ भी अजम्पशन कर सकते हैं, मान सकते हैं कि भाई ये सारा का सारा 2 साल के अंदर का है, या मान सकते हैं ये सारा का सारा में से 1 रुपया भी 2 साल के अंदर का नहीं है ना। कुछ भी अजम्पशन कर लीजिए और अजम्पशन करके सॉल्व कर लीजिए। चलिए हम ये मानते हैं कि ये पूरा का पूरा 2 साल के अंदर का है। अजम्पशन लिखना कंपलसरी है भाई, नहीं तो कैसे समझ में आएगा कि आपने किस बेसिस पर सॉल्यूशन किया है। तो आई एम अज्यूमिंग एज इफ कि द इंटायर अमाउंट इज रिलेटेड टू सब क्लॉज 1 and 2 ऑफ क्लॉज बी ऑफ द एक्सप्लेनेशन एंड हैज़ फॉलन ड्यू विद इन 2 years प्रायर टू द वाइंडिंग अप ऑर्डर। तो 2 साल पहले के अंदर में ये फॉल हुआ है और सब क्लॉज 1 और 2 ऑफ क्लॉज बी ऑफ द एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड है। ठीक है, अब ये क्या है अभी पढ़ लेते हैं, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद एक बार पढ़ लेंगे तो थियोरेटिकली भी अपने लिए क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिकली आई थिंक हो चुका है। चलिए हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, क्या कर अज्यूम कर लेते हैं कि भाई ये पूरा का पूरा पैसा किससे रिलेटेड है, 2 साल पहले के अंदर से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम लोग सेकेंड वाले का सॉल्यूशन दे देते हैं। अज्यूमिंग द वर्कमेंस ड्यूज are related to two years within 2 years prior to the date of winding up ऑर्डर, है ना। ठीक है, चलिए तो क्या होगा, 3 कॉलम बना लीजिए ना बाबा। कैश है, वर्कमैन ड्यूज़ है एंड सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है। बैलेंस क्या होगा, बैलेंस है कैश में 6 लाख का, वर्कमैन ड्यूज़ है 2 लाख का और सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है 8 लाख का, है ना। तो क्योंकि पहले अपने अज्यूम किए कि सारा का सारा अमाउंट 2 साल पहले के अंदर ड्यू हुआ है, तो उस केस में फ़र्स्ट पेमेंट किसको दे देना है, फ़र्स्ट पेमेंट दे देना है 2 लाख रुपया इस बंदे को, इनको कुछ नहीं, और ये 2 लाख रुपया अपना चला गया। ठीक है ना, अभी बच गया 4 लाख रुपया और ये है 8 लाख रुपया, है ना। क्या करना है, सेकेंड पेमेंट ये 4 लाख किसको दे देना है, इनको दे देना है। तो अभी भी आउटस्टैंडिंग सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का कितना है, 4 लाख। समझ में आया। अभी भी बैलेंस आउटस्टैंडिंग है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का 4 लाख। तो ये जो 4 लाख रुपीज़ आउटस्टैंडिंग है इसका क्या स्टेटस है बताइए जल्दी से। ये 4 लाख रुपीज़ क्या बोला जाएगा, ये बोला जाएगा आपका क्रेडिटर्स ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, या फिर ये बोला जाएगा आपका अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। चलिए मेरा सजेशन क्या था, वो रुपया जो इनको नहीं मिला किसके चलते, वर्कमैन ड्यूज़ के चलते, उतना रुपया तो ओवरराइडिंग होगा। बट उसको मत देखिए, आप सबसे पहले क्या देख लीजिए कि कितना रुपया इनका पहले से ही अनसिक्योर्ड था। अगर ये वर्कमैन ड्यू भी नहीं होता, वो अप्रोच सबसे अच्छा है, आपको एकदम आराम से समझ में आएगा। ठीक है, और बैलेंस भी बड़ा आराम से क्लियर हो जाएगा। तो 8 लाख में सबसे पहले ये देख लीजिए कितना रुपया इनको मिल पाता, चाहे वर्कमैन ड्यू नहीं भी होता तो 8 लाख में 6 लाख रुपया तो मिल पाता। इसका मतलब 2 लाख रुपया तो पहले से ही क्या है, अनसिक्योर्ड बोल करके है, मतलब यहाँ से सिक्योरिटी नहीं है उसका, आपको उसको अनसिक्योर्ड रैंक देना ही देना है। क्लियर है ना। तो 2 लाख रुपया को आप क्या ले लो, अनसिक्योर्ड ले लो, और बाकी का जो आपका बचेगा अगर कुछ है तो फिर वो किसके चलते नहीं मिला, वर्कमैन ड्यूज़ के चलते नहीं मिला। तो चलिए आप यहाँ पर 2 कैटेगरी लेंगे, ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर
एंड दूसरा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। 2 लाख है भाई, 8 लाख में 6 लाख का ही तो एसेट्स था। इसका मतलब आपका 2 लाख रुपया तो पहले से डूब रखा है, डूब नहीं रखा है सॉरी, कवर्ड नहीं है। किससे? वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी से। पहले से ही 2 लाख रुपया कवर्ड नहीं है, चाहे वर्कमैन ड्यू हो या ना हो। तो इन दैट केस दिस 2 लाख शुड ऑलवेज बी ट्रीटेड एज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। नाउ यू हैव अ टोटल आउटस्टैंडिंग ऑफ 4 लाख, तो इन दैट केस रिमेनिंग 2 लाख शुड बी ट्रीटेड एज व्हाट? ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। क्लियर है? तो इसका तो कुछ नहीं है, इसका तो कुछ नहीं है ना, इनका तो पूरा पेमेंट हो गया। तो दिस 2 लाख शुड बी ट्रीटेड एज ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल एंड दिस 2 लाख शुड बी ट्रीटेड एज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। बात समझ में आया? क्लियर है? तो चलिए, ये तो था आपका प्रैक्टिकली समझने के लिए। अब हम लोग चलते हैं, ये चारों क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। नाउ लेट अस मूव फॉर द थियोरेटिकल पोर्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोविज़न। तो आइए सेक्शन 326 पढ़ते हैं और इसको समझने का कोशिश करते हैं। ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स क्या है? क्लियर है? आइए, तो ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स सेक्शन 326, इसका सबसे पहले प्रोविज़ो पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले प्रोविज़ो पढ़ेंगे क्योंकि ये प्रोविज़ो में अमेंडमेंट है और इसी अमेंडमेंट के चलते हम लोगों का चेंजेस आया है ना। तो पहले प्रोविज़ो पढ़ेंगे। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी द सम रेफर्ड टू इन सब clauses 1 and 2 of clause B of the explanation which are payable for a period of 2 years preceding the winding up order or such other period as may be prescribed. Right now that is 2 years only. ठीक है, shall be paid in priority to all other debts including debt to secured creditors within a period of 30 days of sale of assets and shall be subject to such charge over the security of secured creditor as may be prescribed. पहले इसको समझ लेते हैं, तोड़ तोड़ करके पढ़ते हैं तो समझ में आएगा ठीक से। बोलता है कोई भी वाइंडिंग अप होगा अगर कंपनी का, ठीक है, वो सम जो रेफर किया गया है किस में? सब क्लॉज 1 and 2 ऑफ क्लॉज बी, वो सम जो रेफ़र किया गया है कहाँ? ध्यान देते हैं हम लोग। चलिए, कौन को कहाँ रेफ़र किया गया है आइए देखते हैं। दैट इज सब क्लॉज 1 and 2 ऑफ क्लॉज बी ऑफ द एक्सप्लेनेशन। अभी पढ़ लेंगे हम लोग, नीचे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उसका, क्लॉज ए और बी दोनों। ठीक है, विच आर पेबल फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years प्रिसीडिंग द वाइंडिंग अप ऑर्डर। समझ रहे हैं? मतलब बोल रहा है वो सम जो 2 साल पहले के अंदर में ड्यू हो रहा है उसको आप क्या करोगे? उसको आप सबसे पहले पेमेंट करोगे। ठीक है, और सच अदर पीरियड एज में बी प्रेस्क्राइब, तो अभी कोई भी और पीरियड प्रेस्क्राइब नहीं हुआ है। शैल बी पेड इन प्रायोरिटी टू ऑल अदर डेट्स इंक्लूडिंग व्हाट? ड्यूज टू सिक्योर्ड क्रेडिटर। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का ड्यू के भी पहले देना है, सब डेट के पहले देना है। कौन सा? 2 साल पहले के अंदर जो ड्यू हो रहा है वो। ठीक है, तो हम लोग तो देखें ना, अभी ये चीज़ तो समझ में आ गया मेरे ख्याल से। विद इन, और वो भी कब तक पेमेंट कर देना है? विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days ऑफ सेल ऑफ एसेट्स, है ना। सेल ऑफ एसेट्स बिका, उसके 30 दिन के अंदर सबसे पहले दे दो किसको? वर्कमैन ड्यू को। कौन कौन से वर्कमैन ड्यू को? जो कि सब क्लॉज 1 और 2 में है ना, और वो भी किसका? क्लॉज बी ऑफ द एक्सप्लेनेशन, है ना। तो एक्सप्लेनेशन का जो क्लॉज बी है उस क्लॉज में जो फॉल कर रहा है हम लोग उसके हिसाब से उसको कंसिडर कर लेंगे, हम लोग उसको पेमेंट पहले करेंगे। क्लॉज 1, क्लॉज 2 ऑफ सब क्लॉज बी ऑफ व्हाट? ऑफ द एक्सप्लेनेशन। क्या है ये भी हम लोग को पता है बाबा, ये भी हम लोग को पता है क्या है ये, समझ रहे हैं? ये भी हम लोग को पता है। क्या पता है? हम लोग अभी देखें क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में, सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2 में क्या है? वेजेस टू वर्कमैन है, फिर कमीशन टू वर्कमैन है, फिर कंपनसेशन अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, फिर आपका हॉलीडेज रेम्यूनरेशन है। ये सब का सब को आपको क्या करना है, और वो भी कब ड्यू हो रहे हैं? 2 साल पहले के अंदर में।
तो उनको क्या करना है, पहले पेमेंट करना है। इज दिस क्लियर? ठीक है, वही यहाँ पर बोलता है सबके पहले, तो हम लोग भी तो वैसा ही किए थे। अब इसके बाद आइए ऊपर पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है सबसेक्शन 1 में, सेक्शन 326 सबसेक्शन 1, इन द वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी अंडर दिस एक्ट, है ना, द फॉलोइंग डेट शैल बी पेड इन प्रायोरिटी टू ऑल अदर डेट्स। ठीक है, क्या क्या? वर्कमैन ड्यूज, एंड वेयर अ सेक्योर्ड क्रेडिटर हैज़ रियलाइज्ड अ सेक्योर्ड एसेट सो मच ऑफ द डेट, मतलब सेक्योर्ड क्रेडिटर का उतना डेट। ठीक है, ये नहीं कि पूरा का पूरा, ऐसे तो सिक्योर्ड क्रेडिटर को तो उसी से पैसा मिलना है ना, लेकिन यहाँ कौन घुस गया, यहाँ पर घुस गया कौन, यहाँ पर घुस गया वर्कमैन ड्यू। तो उस केस में सो मच ऑफ द डेट ड्यू टू सच सिक्योर्ड क्रेडिटर एज कुड नॉट बी रियलाइज्ड बाय हिम, उतना डेट जो वो नहीं रियलाइज कर पाया। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल का बात करें तो बताइए कि यहाँ पर हम लोगों का सिक्योर्ड क्रेडिटर, कोई भी एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 का अगर बात करें तो आइए यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन 4 में कि भाई कितना रुपया रियलाइज़ नहीं कर पाया सिक्योर्ड क्रेडिटर, किससे, अपने एसेट से। सिक्योर्ड क्रेडिटर 6 लाख रुपया का था, बट उसको सिर्फ और सिर्फ 4 लाख रुपया मिला, 2 लाख रुपया वो नहीं रियलाइज़ कर पाया ना अपने एसेट से। किसके चलते नहीं रियलाइज़ कर पाया? वर्कमैन ड्यूज के चलते, है ना। सो मच ऑफ डेट विच he has not realized due to payment to workman dues। तो उस केस में वही यहाँ पर बोल रहा है क्या, where a secured creditor has realized a secured asset so much of the debt due to such secured creditor as could not be realized by him, है ना, or the amount of workman portion in his security, और जितना उसके सिक्योरिटी में वर्कमैन पोर्शन था। ठीक है, विच एवर इज लेस, ठीक है, ये थोड़ा लाइन नीचे आ गया, विच एवर इज लेस, इन दोनों में से जो कम हो। एक्चुअली क्या है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर तो एक्चुअली देखा जाए तो वर्कमैन को तो 3 लाख रुपया का पेमेंट हुआ है, लेकिन इसको कितना रुपया नहीं मिल पाया, 2 लाख रुपया नहीं मिल पाया। तो दोनों में से कम कौन सा है, 2 लाख, तो उतना ही रुपया नहीं इसको नहीं मिल पाया, है ना। तो बोलता है कि कभी कभी क्या होगा कि ये ड्यूज़, ये अमाउंट जो है वर्कमैन को जो पे किए हैं वो ज़्यादा पे कर देंगे, है ना। वर्कमैन को जैसे इधर 3 लाख पे कर दिए और जबकि इसको नहीं मिला कितना, सिर्फ 2 लाख। तो इसीलिए अगर ऐसा हो तो विच एवर इज़ लेस उसको कंसिडर कीजिए। ठीक है, लेकिन हम लोगों का जो मोड है ना वो ज़्यादा अच्छा है। क्या मोड ज़्यादा अच्छा है? अपने को क्या देखना है, अपने को सबसे पहले देख लेना है कि कितना रुपया का हमारा सिक्योर्ड क्रेडिटर है और कितना रुपया कैश रियलाइज्ड है। अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर से पूरा का पूरा सिक्योर्ड क्रेडिटर का पूरा पेमेंट इस कैश से हो जाता है, अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर का पूरा पेमेंट इस कैश से हो जाता है, इसका मतलब ये है कि वर्कमैन ड्यू घुस करके कुछ ना कुछ बदमाशी किया, है ना। और उस केस में हम लोग ये बोलेंगे कि भाई जितना रुपया बचा हुआ है सब वर्कमैन ड्यू के बदमाशी के चलते। लेकिन अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इस वाले एग्जाम्पल में जो हम लोगों ने अलग से एग्जाम्पल लिया था, 5 लाख का सिक्योर्ड क्रेडिटर था और वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज़ 4,20,000 का था, तो 80,000 तो पहले से ही ये क्या था, अनकवर्ड था, मतलब उसको ऐसे ही अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में जाना था 80,000 को। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पर फिर गड़बड़ हो सकता है। तो यहाँ पर जितना रुपया हम लोग पेमेंट किए हैं किसको, वर्कमैन ड्यू को, वो रुपया क्या होगा, वो रुपया हम लोगों का किससे निकाल करके दिए, सिक्योर्ड क्रेडिटर से निकाल करके दिए। तो इसका सबसे सिंपल तरीका है सॉल्यूशन का, क्या कि भाई कौन सा क्रेडिटर ओवरराइडिंग होगा कौन सा नहीं होगा, उसको देखने के लिए सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर को वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी से कंपेयर कीजिए। वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी में जितना डेफिशिएंसी आएगा उतना रुपया तो पहले से ही अनसिक्योर्ड है, उसको आप टोटल ड्यूज़ में अनसिक्योर्ड बता दीजिए 80,000, और बाकी का जो होगा वो ओवरराइडिंग होगा, है ना। और इसको कैसे हम चेक कर सकते हैं, 77,895 है ना, 1,57,895 में 80 माइनस कर दीजिए तो ये आया। ठीक है, अब ये करेक्ट है कि नहीं इसको देखने के लिए इसको कंसिडर कीजिए। देखिए 30 और 47 इन दोनों को ऐड कीजिए तो इतना रुपया वर्कमैन ड्यू को पेमेंट हुआ है और उसके चलते सिक्योर्ड क्रेडिटर को नहीं मिला, तो ये भी क्या है, ये भी ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल है। लिए ना हम लोग ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल, क्लियर है। तो चलिए फिर से यहाँ पर देख लेते हैं।
तो वर्कमैन ड्यूज तो है ही ओवरराइडिंग, एंड मतलब वर्कमैन ड्यू पूरा का पूरा वर्कमैन ड्यू ओवरराइडिंग है, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। एंड वेयर अ सिक्योर्ड क्रेडिटर हैज रियलाइज्ड अ सिक्योरिटी सो मच ऑफ द डेट ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर एज कुड नॉट बी रियलाइज्ड बाय हिम और द अमाउंट ऑफ द वर्कमैन पोर्शन इन हिज सिक्योरिटी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वर्कमैन पोर्शन इन हिज सिक्योरिटी में एक बार 3 लाख हुआ था, लेकिन इसका ड्यू कितना था, 2 लाख रुपए का था। तो दो विच एवर इज, दैट इज़ वाई यहाँ क्या लिखा, विच एवर इज लेस, दोनों में से जो कम हो, ठीक है, क्या होगा, पारी पासू विद द वर्कमैन ड्यू। तो इसको भी प्रोपोर्शनेटली वर्कमैन ड्यू के हिसाब से ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का राइट मिलेगा। मतलब फ्यूचर में कभी भी अगर पेमेंट करने का बारी आएगा किसी भी एसेट से, क्योंकि यहाँ पर बोला है ना ऑल अदर डेट इन प्रायोरिटी टू ऑल अदर डेट, तो वर्कमैन ड्यू को भी सबसे पहले दिया जाएगा, प्लस और क्या, ये जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है उतना रुपया का सिक्योर्ड क्रेडिटर जितना रुपया वर्कमैन ड्यू के चलते नहीं मिला उसको भी क्या बोला जाएगा, ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर बोला जाएगा। क्लियर है, हम लोग प्रोविज़ो भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी हम लोग आगे नीचे चलते हैं, चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन, ठीक है, क्योंकि हम लोगों का ऊपर में सब क्लॉज 1, 2 ऑफ क्लॉज बी ऑफ द एक्सप्लेनेशन हम लोगों को समझना है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं इधर, ठीक है। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन एंड सेक्शन 327 वर्कमैन इन रिलेशन टू अ कंपनी मीन्स द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी बीइंग वर्कमैन विद इन द मीनिंग ऑफ क्लॉज एस ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का 2S का जो भी डेफिनेशन में वर्कमैन है वो लोग आएंगे। बस सिंपल हम लोग यही समझते हैं कि इंडस्ट्री जैसे ही बोलते हैं तो वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का बात हो जाता है, मतलब जिसको इंडस्ट्री का रैंक मिला हुआ है इंडिया में, वो सब इंडस्ट्रीज़ में जो भी काम कर रहे हैं लोग, वो लोग वर्कमैन होंगे, ड्रॉइंग वेजेस ऑफ द स्पेसिफाइड अमाउंट, है ना, और लेस देन द स्पेसिफाइड अमाउंट, है ना। अभी हम लोग उस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, आप लॉ में लगाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन अभी हम लोग चलते हैं वर्कमैन ड्यूज़ का। तो वर्कमैन ड्यूज़ में क्या क्या है, तो हम लोग तो सिर्फ 1 और 2 को देखे थे कि सबसे पहले दो, किसको, 1 और 2, 1 और 2। तो आइए देखते हैं 1 और 2 में क्या है। हिसाब से तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, क्या क्या आना चाहिए, नॉर्मल वेजेस, दूसरा क्या आना चाहिए, कमीशन, तीसरा क्या आना चाहिए, कंपनसेशन अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, चौथा क्या आना चाहिए, हॉलीडे रेम्युनरेशन, इस 2 में यही आना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं, वेजेस एंड सैलरी, ठीक है, यहाँ सैलरी भी आ गया, बट ऑब्वियस सैलरी भी आ गया। सैलरी किसको, वो सब जो होता है ना, जो सुपरवाइज़र होता है, ठीक है, ये नहीं कि सैलरी जो ऑफिस में बैठ करके अकाउंटेंट की तरह काम कर रहा है ना, ये नहीं कि जो मैनेजर है वो लोग नहीं, ठीक है, कौन, जो कि फैक्ट्री में हैं और फैक्ट्री में प्रोडक्शन से रिलेटेड काम देख रहे हैं, उनका सैलरी है यहाँ पर। वेजेस एंड सैलरीज इंक्लूडिंग वेजेस पेबल फॉर टाइम और पीस वर्क, ठीक है, एंड सैलरी अर्नड होली और इन पार्ट बाय वे ऑफ कमीशन, ठीक है। तो ये तो आ गया नॉर्मल वेजेस, और सैलरी भी एक्चुअली उसी वर्कमैन को ही जाएगा, ऑफ एनी वर्कमैन, बोला ना, कमीशन ऑफ एनी वर्कमैन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड टू द कंपनी and any compensation payable to any workman under any of the provisions of Industrial Dispute Act। तो यहाँ पर हम लोग का 3 चीज़ आया, वेजेस, सैलरी, कमीशन एंड कंपनसेशन। क्लियर, फिर क्या है, अक्रूड हॉलीडे रेम्युनरेशन, अक्रूड ही होगा भाई, आउटस्टैंडिंग है तो, है ना, हॉलीडे रेम्युनरेशन बिकमिंग पेबल टू एनी वर्कमैन और in case of his death to any other person in his right on the termination of his employment before or by the effect of the winding up order or resolution। तो बोलता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है बंद हो रहा है तो उस समय वर्कमैन का जितना भी हॉलीडे, अक्रूड हॉलीडे रेम्युनरेशन है, मतलब लीव इनकैशमेंट्स है, वो सारा का सारा लीव इनकैशमेंट क्या कहलाएगा, प्रेफरेंशियल कहलाएगा। आ गया ना दूसरा, अक्रूड हॉलीडे रेम्युनरेशन, ठीक है। अगर वर्कर मर गया तो ये हॉलीडे रेम्युनरेशन वर्कर को नहीं मिलेगा, उसके लीगल एयर्स को मिलेगा, तो उस केस में जो दूसरे पर्सन को भी मिलने वाला है उनका भी ओवरराइडिंग रैंक रहेगा। क्लियर है, ठीक है। ये 2 जो है ये क्लॉज 1
सब क्लॉज 1 और 2 है ऑफ क्लॉज बी। देखिए क्लॉज तो बी है, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए सब क्लॉज 1 एंड 2 ऑफ क्लॉज बी ऑफ द एक्सप्लेनेशन, मतलब यही दोनों क्या है, सबसे पहले पेमेंट किया जाएगा। ऑल्दो वर्कमैन ड्यू में और भी कुछ आता है, इसके बाद का भी चीज़ हम लोग देखते हैं जो वर्कमैन ड्यू में आएगा, ठीक है, बट ये दोनों को तो सबसे पहले दे दो। और कब, जो 2 साल पहले के अंदर ड्यू हुआ है इसको सबसे पहले दे दो, है ना। उसके बाद जहाँ तक बात है, जो भी आपका वर्कमैन ड्यूज़ बचता है वो जो 1 2 3 4 किसी में भी फॉल कर सकता है ना, 3 और 4 का तो टोटल, और 1 और 2 का 2 साल के पहले का, क्योंकि 2 साल के अंदर का जो था वो तो सारा का सारा क्या आ गया, सबसे शुरू में आ गया। और 2 साल के पहले का भी हो सकता है, वेजेस, सैलरी, कमीशन और कंपनसेशन, हॉलीडे रेम्युनरेशन, ये सब बाकी हो, तो इन दैट केस क्या करेंगे, उसको भी ओवरराइडिंग ही बोलेंगे, लेकिन सेकेंड स्टेज का। गॉट इट। इसमें क्या है, इसमें और कुछ नहीं है। हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसमें भी है कंपनसेशन, लेकिन कौन से एक्ट का कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन का, ठीक है। यहाँ पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का कंपनसेशन था। थर्ड वाले पॉइंट में कौन सा कंपनसेशन है, कंपनसेशन अंडर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, ठीक है। बहुत कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, बस इतना समझ करके चलिए, कंपनसेशन अंडर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, ठीक है। वहाँ ये भी बोला है भाई, चलिए समझ ही लीजिए, जब हम लोग समझ ही रहे हैं तो हो सकता है आप पैराग्राफ पढ़े तो परेशान हो जाए। तो इन दैट केस यहाँ पर क्या है, बोलता है कि अगर कोई कंपनी वॉलंटरी वाइंडिंग अप हो रहा है एमलगमेशन पर्पसेस के लिए या फिर रिकंस्ट्रक्शन के लिए, है ना, तो अगर एमलगमेशन के लिए वॉलंटरी वाइंडिंग अप हो रहा है या एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो कंपनी तो क्या है, अपना सारा एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ किसी नई कंपनी को दे देगी, और वो नया कंपनी फिर अपने बिजनेस को चलाएगा। तो क्या कंपनी बंद हुई? क्या वर्कमैन जो हैं वो क्या वर्कमैन बोलेंगे कि वो छोड़ करके चले गए? अरे कंपनी अगर लिक्विडेशन में बंद होगी, अगर कंपनी लिक्विडेशन में बंद होगी और उसके साथ साथ सारा का सारा एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को डिसॉल्व करके, बेच करके, रियलाइज़ करके पे करेगी, तब ना फिर लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करो। लेकिन यहाँ तो क्या बोला गया है कि बोलता है कि भाई वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में जितना कंपनसेशन ड्यू है वो भी वर्कमैन ड्यूज़ होगा, प्रोवाइडेड एमलगमेशन और रिकंस्ट्रक्शन का केस ना हो। अगर एमलगमेशन होगा, रिकंस्ट्रक्शन होगा, तो अभी भी तो वो कंपनी क्या, पुरानी वाली कंपनी बंद हो गई, लेकिन वो वर्कर्स और वो नई वाली कंपनी सारा का सारा बिजनेस तो कंटिन्यू कर ही रही है। तब तो आराम से वो क्या कर सकती है, वर्कमैन को पेमेंट कर सकती है। तो बोलता है कि उस केस में ये जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट का कोई कंपनसेशन बाकी है तो उसको वर्कमैन ड्यू का रैंक नहीं मानेंगे, है ना, क्योंकि वो अब फ्यूचर में आराम से क्या है, ले सकता है कंपनी से। क्लियर? वही बोला है उस पूरे के पूरे पैराग्राफ में। और लास्ट में क्या है, वर्कमैन ड्यू में है पीएफ का अमाउंट, पेंशन का अमाउंट, ग्रेच्युटी का अमाउंट, और किसी भी तरह का एम्प्लॉयज़ वर्कमैन का जो भी वेलफेयर का अमाउंट है, मतलब उनके बेनिफिट्स के लिए कोई भी अमाउंट ऐसा है, तो उस केस में उसको भी हम क्या बोलेंगे, वर्कमैन ड्यू बोलेंगे। तो ये सब आएगा वर्कमैन ड्यू में। क्लियर है? वर्कमैन ड्यूज़ में आएगा। तो ये जो थर्ड और फोर्थ है ये तो हमेशा सेकंड रैंकिंग में है, ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल सेकंड रैंकिंग में आएगा, ठीक है। और रहा बात जो आपका फर्स्ट और सेकंड है, ये अगर 2 साल पहले के अंदर आएगा तो फर्स्ट रैंकिंग में आएगा, और 2 साल के भी पहले का होगा तो फिर सेकंड रैंकिंग में आएगा। और सेकंड रैंकिंग कहने का मतलब सिक्योर्ड क्रेडिटर के साथ में इसका राइट जो होगा वो पारी पासु होगा, ठीक है। तो पारी पासु राइट में रहेगा। समझ में आया मेरे ख्याल से ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करने का है, सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि भाई हम लोग वर्कमैन ड्यू को सबसे पहले देंगे, और वो भी कौन वाला वर्कमैन ड्यू, जो 2 साल पहले के अंदर फॉल कर रहा है, और जो सब क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज बी ऑफ द एक्सप्लेनेशन का पार्ट है। क्लियर है? उसमें और कुछ नहीं है, ये 4 चीज़ है। क्लियर है? तो 2 साल पहले के अंदर में जो ड्यू होने वाला है वर्कमैन ड्यू, उसको आंख बंद करके सबके पहले दो, है ना। लेकिन उसके बाद का जो वर्कमैन ड्यू है वो अगर आप दूसरे एसेट से पेमेंट कर रहे हो तो सबसे पहले दे दो, लेकिन अगर सिक्योर्ड एसेट से कोई भी पेमेंट कर रहे हो, वो एसेट जो कि क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फिक्स चार्ज के लिए है, तो इन दैट केस आपको क्या करना है,
उनको एज वेल एज वर्कमैन ड्यू को दोनों के दोनों को प्रोपोर्शनेट राइट देना है। इज दिस क्लियर? उसके बाद अगर समझ लीजिए कुछ पैसा बच जाता है वर्कमैन ड्यू का, और अगर वर्कमैन ड्यू को पेमेंट करने के चलते सिक्योर्ड क्रेडिटर का भी कुछ पैसा नहीं पेमेंट हो पाता है, तो इन दोनों का राइट फिर भी पारी पासू रहेगा। और दूसरे किसी भी एसेट से अगर हम लोग को कोई भी पैसा आएगा तो फिर आप प्रेफरेंशियल क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्जेस अनसिक्योर्ड को साइड रखो, पहले किसको दो? वर्कमैन ड्यू। और सिक्योर्ड क्रेडिटर का वो पोर्शन जो कि वर्कमैन ड्यू के चलते उसको पेमेंट नहीं हो पाया, वो अभी भी ओवरराइडिंग होगा, उसको सबसे पहले पेमेंट करके सेटल करो। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स अंडर सेक्शन 326 ऑफ द एक्ट। समझ रहे हैं? चलिए, वेरी गुड।